हेलो बच्चों, अगर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर बहुत डरे हुए तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं क्लास 10 की मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है आपके पास, अ बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो बहुत आसान प्रॉब्लम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोग ये समझ सकते हो कि इसमें एक ही अननोन क्वांटिटी दी है, एक ही अननोन क्वांटिटी दी है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है ना, और आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x लेट करना पड़ेगा, y लेट करना पड़ेगा, जो आपका मन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन दी डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है ना, मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप साइकिल चला रहे हो और उसी डायरेक्शन में हवा चलने लगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और अगर उल्टी डायरेक्शन में हवा चलने लगे तो आपकी स्पीड घट जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर भी लगेगा। जब बोट स्ट्रीम की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब वो स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है ना, बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 24 किलोमीटर। ठीक है ना, डिस्टेंस इज गिवन एज 24 किलोमीटर। ठीक है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द बोट कितना दिया हुआ है इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में जब बोट की स्पीड देखी जा रही है तो वो 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। ठीक है ना, ये सब डिपेक्ट कर लोगे आप लोग क्वेश्चन से। ठीक है ना, अब यहां पर हम क्या करेंगे, टाइम टेकन निकालेंगे। जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है, मतलब इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम जा रहा है, तो कितना समय लेगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, तो जो कुछ भी डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 24 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस होगी जिस स्पीड से चल रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो उस स्पीड से चलने में कितना समय लेगा ये पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम। ठीक है ना, राइटिंग आप समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा फास्ट लिखूंगा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। ठीक है ना, टाइम टेकन इन गोइंग अपस्ट्रीम, जब वो अपस्ट्रीम जाएगा तो कितना टाइम लेगा, वो लेगा 24 डिस्टेंस अपॉन स्पीड। व्हाट वुड बी द स्पीड, स्पीड कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर से, तो बोट ही चल रही है और उसमें से हम x सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि अभी वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है स्ट्रीम के। ठीक है ना, तो उसकी स्पीड कुछ कम होगी तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, x माइनस 18 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 18 जो दिया है ये स्पीड ऑफ द बोट है इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ द बोट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है होता, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ज्यादा होती तो वो बोट आगे बढ़ ही नहीं पाती, पीछे आ जाती। तो डिस्टेंस ऐसे कवर कर रही है, तो डिस्टेंस कवर करते हुए बताया जा रहा है, इसलिए 18 माइनस एक्स। ठीक है ना, यहां पर फिर लिखोगे टाइम टेकन इन रिटर्निंग डाउन स्ट्रीम। ठीक है ना, इन रिटर्निंग डाउन स्ट्रीम, जब वो डाउन स्ट्रीम रिटर्न करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आप उसी के डायरेक्शन में स्ट्रीम भी चल रही है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर 1 घंटे में 18 किलोमीटर बोट चल रही है तो x किलोमीटर्स स्ट्रीम भी उसको आगे पुश कर दे रही है। ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो 18 प्लस एक्स, उसी 1 घंटे में ये 18 प्लस एक्स किलोमीटर चलेगा। ठीक है ना, तो स्पीड उसकी ये हो जाएगी। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में कंडीशन में क्या कह रहा है कि जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो 1 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो दिस टाइम मस्ट बी ग्रेटर देन दिस बाई 1। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख लेंगे। अब मैं समय बचाने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं। ठीक है ना, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स लिखेंगे, दैट टाइम माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स। अगर आप उल्टा करोगे तो गलत हो सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 24 दोनों के न्यूमरेटर में दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपॉन क्या आएगा 18 माइनस एक्स, और माइनस में 1 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है ना, ये 18 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके पास। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन दिखने कैसे सॉल्व करते हैं इसे, आप समझ सकते हो कि अनलाइक फ्रैक्शंस है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हो ना। आप क्या करोगे, इससे 1 का मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, और 1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, 18 माइनस एक्स ही आएगा। बट ये माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा। ये प्लस था पहले तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होगे। ठीक है ना, और ये a माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है, तो इसका आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी दोनों का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 324 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। अब 18 से 18 सब्ट्रैक्ट कर देना, x x ऐड करके 2 हो जाएगा, 2x का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 48x आ जाएगा, अपॉन में 324 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है।
ठीक है, अब कुछ करने के लिए नहीं रह गया LHS RHS में, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा, 324 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। सबको उधर भेज दोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर आपने इतना नोट कर लिया है, जैसे इसी के नीचे ऐसे आप सॉल्व करते चले आओगे, ठीक है ना। बोर्ड छोटा है तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर जब इसको सबको उधर भेजोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, जनरल फॉर्म में आ गया है। अब इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे हम फाइंड करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो हट चुका है, ठीक है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, आपको समझ आना चाहिए कि ये नेगेटिव है, मतलब दो नंबर ऐसे सोचने जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये आए और उन्हीं का मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, ठीक है ना। तो कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 54x माइनस 6x तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये कैसे अंदाजा लगा सकते हो, 6 4 जा 24 होता है, 24 मतलब 4 आएगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर ये मिल रहा है, इसलिए ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। नहीं तो आप इसका प्राइम फैक्टर करके भी पता कर सकते हो। दो नंबर उसमें से मिलेंगे प्राइम फैक्टर में से, जिनको अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये आए तो प्रोडक्ट तो वही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ से पता कर सकते हो कि किन नंबर्स का करेंगे कि 48 मिलेगा और प्रोडक्ट उनका 324 मिलेगा, ठीक है। आप जानते होगे वो मेथड, अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। छोटे से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। इतना लिखोगे, उसके बाद x प्लस 54 दोनों में है, कॉमन ले लोगे, x माइनस 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 54 नेगेटिव ऑफ 54 जो होगा उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्ट्रीम की स्पीड। तो यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखोगे, हैंस द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है आपके पास, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखने से ही पता चल सकता है आपको कि क्वेश्चन है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, बिकॉज इसमें दो अननोन क्वांटिटी, जिस क्वेश्चन में दो अननोन क्वांटिटी उसको आप रेफर कर सकते हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरफ, ठीक है ना। कहने का मतलब किसी फ्रैक्शन के बारे में बात की जा रही है, फ्रैक्शन गिवन नहीं है, तो उसमें दो ही अननोन चीजें होती हैं। फ्रैक्शन में दो ही कंपोनेंट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही गिवन नहीं है। दोनों को आप एक्स एंड वाई से लेट कर लोगे या ए और बी से लेट कर लोगे, वो आपका मन, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आप पूरा कर लेना, रेस्पेक्टिवली लिखना आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो, ठीक है ना, लिखा है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ऐसे आप लिख दोगे, पूरा नंबर आपको मिलेगा, कहीं पर कुछ कटने वाला बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा नंबर, ठीक है। इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x/y, बिकॉज x आपने न्यूमरेटर माना है और y से आपने डिनोमिनेटर को माना है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फ्रैक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप सॉल्व करोगे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जनरल फॉर्म में लाने के लिए, तो आएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि LHS RHS में कुछ करने के लिए नहीं रह जा रहा था, है ना। x में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख दोगे और ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, बात समझ में आ रही, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बन गया अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, अगर आप CBSE बोर्ड में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, व्हेन यू आर गोइंग टू ऐड 8 ऑन इट्स डिनोमिनेटर देन इट विल बिकम 1/4, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ फ्रैक्शन है आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 4x, ठीक है ना। क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो यहाँ पर लिखोगे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना। आप दोनों को सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू एंड हेंस फ्रैक्शन मिल जाएगा,
ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो y के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में सेम है, 1 है ना, 1 है दोनों में, दोनों इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सेकंड को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग ऐसे लिख दोगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सब चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के सारे टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जितने भी टर्म्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं सबके साइन चेंज करें। जैसे ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस तो प्लस, माइनस। सॉल्व करेंगे जब इसको तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस ऑफ 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू 5, ठीक है ना। अब x की वैल्यू पुट करोगे किसी भी इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में जब मैं पुट करूंगा x की जगह पर तो 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, सो द फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे, फ्रैक्शन इज 5/12, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसे डाल के आंसर लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ऐसे लिखना है, फिर वैसे, फिर इसको नीचे लिखना है, ठीक है ना। ऐसे लिखोगे तो आपके 4 मार्क्स 5 मार्क्स जितने के भी पूछा गया क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5/12 आ गया आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप 5/12 में आप देखोगे कि न्यूमरेटर में आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 4/12, इट मीन्स इट विल बी 1/3। अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हो, लिखा था ना, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन विल बिकम एज 1/4, 5/20 इज 1/4, ठीक है ना। तो आंसर भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन में, एंड थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर वो क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस आपके बताए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, अब वो परेशान हो रहे हैं कि पास कैसे होंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण है, ठीक है ना। ये वीडियो देखने के बाद उनको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे वो पास हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5, find the values of x and y while total of frequencies is 60। सो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसका मीडियन पहले से गिवन है, ठीक है ना। बेसिकली आपको क्या करना रहता था, मीडियन निकालना रहता था, बट मीडियन इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपसे कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करो इफ द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज गिवन एज 60, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे, एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको मीडियन निकालना है तो आपको सब पता होना चाहिए, प्रोसीजर नहीं पता है तो ये देखो, ठीक है ना, ध्यान से। तो देखो क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है ना, 40 से 50, 50 से 60, ये आपने लिख लिया क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज कैसे दी हुई थी, 5x, ठीक है ना, और क्या दिया हुआ है 20, 15, y एंड लास्ट क्या दिया हुआ है 5, ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसे साथ में क्वेश्चन करने की कोशिश करो अगर आप लोग सब अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे CF निकालना पड़ेगा आपको। CF को फुल फॉर्म क्या होता है, CF का फुल फॉर्म क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी। आप सबसे पहले 5 लिखोगे, 5 में ये x ऐड करोगे तो 5 प्लस x आएगा, इसमें ये ऐड करोगे तो 25 प्लस x आएगा, बिकॉज 5 और x ऐड करने पे 5x नहीं हो जाता है, बहुत सारे बच्चों में यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये अनलाइक टर्म है और ऐड और सब्ट्रैक्शन में अनलाइक टर्म सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। ये सब तो आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको अब जब ऐड करोगे तो 25 में 15 ऐड होगा तो आ जाएगा 40 प्लस x, और यहाँ पर जब इसको ऐड करो तो 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा, बिकॉज x एंड y बोथ आर अनलाइक टर्म्स और फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें जब आप ये लास्ट ऐड करोगे तो 45 प्लस x प्लस y आएगा, दैट विल बी इक्वल टू n और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब किसी भी तरीके से लिख सकते हो 45 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया है, n आ गया है, बात वही है, मतलब नंबर ऑफ
ऑब्जर्वेशन इस डेटा का कितना है 45 प्लस एक्स प्लस 5, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए हैं, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट इज 60, तो 45 प्लस एक्स प्लस 5 और यहाँ से x प्लस 5 हो जाएगा 15, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है ना। अब x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है तो एक और इक्वेशन चाहिए होगा ना, तो वो इक्वेशन आपको ऑब्वियस सी बात है कि मिलेगा मीडियन वाले फॉर्मूले से, और वहां से आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले 28.5 मीडियन है, ठीक है ना। तो अगर मीडियन पहले से गिवन है 28.5 दैट मस्ट बी लाई इन बिटवीन 20 to 30, so this will become as median class, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीडियन क्लास, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, और जो क्रॉस में होता है ये हो जाता है आपका CF, ठीक है ना। अगर आपने कभी पढ़ा है और आपको किसी ने सिखाया है तो ये हो जाएगा L, ठीक है ना। क्लास साइज कितना है 10 से 20 या 20 से 30 में गैप कितना है 10 का, ठीक है ना। तो क्लास साइज हो गया 10, ठीक है ना। जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन द फॉर्मूला। मीडियन क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है ना। नहीं याद है ये फॉर्मूला तो याद कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है ना। वो आप जब आप एग्जाम देने जाना उसके एक दिन पहले देख लेना, ठीक है ना, ताकि आपको सारे फॉर्मूले एक ही बार में रिवाइज हो जाए 5-7 मिनट में, ठीक है ना। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है ना। तो जस्ट इसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। मीडियन की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 28.5, एल की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 20, लोअर लिमिट है 20, प्लस एन की जगह पे 60 लिखना पड़ेगा, तो 60/2 कितना होता है 30, माइनस CF कितनी दिया हुआ है, CF दिया हुआ है 5 प्लस एक्स, तो माइनस अंदर जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में थे, तो ये हो गया अपॉन में F कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है 20, ठीक है ना। तो 20 लिखा और इनटू में H लिखा है, H कितना दिया हुआ है आपका 10, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा 20 इधर दिया इधर ले आओगे 8.5 आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन 10 कर दोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वल में, सिर्फ यही ब्रैकेट तो बच रहा है, x की वैल्यू निकालें तो बाकी सबको आपको किधर शिफ्ट करना है LHS में, तो ये प्लस में था इधर आ सकता है इजिली, इंडिपेंडेंट था ना, तो इधर आ गया माइनस में हो गया, तो माइनस किया तो 8.5 आया, 8 अपॉन में था, चाहे आप 0 को ऐड करके कर लो, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही बात है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड किया, अब यहाँ पर बचेगा 25 माइनस ऑफ x, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको कुछ करने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इससे कैंसिल करोगे इसमें आएगा 17, ठीक है ना, और इज इक्वल टू आएगा 25 माइनस ऑफ x, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 माइनस 17 एंड दैट विल बी 8, x विल बी 8, ठीक है ना। तो x की वैल्यू तो आ गई है ना, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो y की वैल्यू भी आ जाएगी। जस्ट इसी के बाद लिखना है, इतना लिखते हुए आओ, उसके बाद लिखना है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन में जब आप x की जगह पर रखोगे 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू आ गई, लिख दोगे सो द वैल्यूज ऑफ x एंड y, वैल्यूज ऑफ x एंड y विल बी 8 एंड 7 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी है, रेस्पेक्टिवली लिखोगे तभी पता चलेगा ना x की क्या है और y की क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो देखो बच्चों बहुत कम समय बचा है और अब टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दो, बिकॉज आप अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जिन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं किया, टाइम की वैल्यू नहीं की, अब उनका क्या हाल है वो आप सब जानते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज मैन को देखा होगा, वुमेन्स को देखा होगा जो अपनी लाइफ बेकार करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब उन्होंने टाइम को वैल्यू नहीं किया, अब वो ऐसे इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपका भी अगला नंबर है, ठीक है ना, अगला नंबर आपका ही होगा। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करोगे तो आप भी उसी तरह के रह जाओगे, ठीक है ना, और फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो सबसे बुरी फीलिंग जो होती है वो पछताने की ही होती है, तो वो फीलिंग से एकदम बचो, ठीक है ना। तो अब देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द foot of the tower is 45 degree. If the height of the tower is 40 meters, then prove that the height of the building is 20 under root of
सॉरी 20 ब्रैकेट में होगा √3 - 1 मीटर्स, ठीक है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, हाइट ऑफ द बिल्डिंग आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो बिल्डिंग्स के बारे में पता चल रहा है, ठीक है ना, दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता चल रहा है जो कि है बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा दोनों बिल्डिंग आमने सामने होंगी, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बन सकता है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ऐसे टावर बना लिया और ऐसे बिल्डिंग बना लिया, लिख लो चाहो तो ऐसे टावर एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 मार्क्स दे के जाएंगे आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपने टावर बना लिया, अभी मैंने ये नहीं बताया है कि किसकी हाइट ज़्यादा है किसकी कम है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बोला है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का टॉप क्या होगा, ये होगा, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, मतलब टावर मस्ट बी ग्रेटर देन द बिल्डिंग, ठीक है ना। ऐसे नहीं समझना कि टावर तो यूजुअली बड़े ही होते हैं तो बिल्डिंग से बड़ा ही होगा, कहीं बिल्डिंग उससे बड़ी आ गई तो, है ना। तो ये आपको लॉजिक नहीं लगाना है, वहां पर आपको समझ के करना है कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, मतलब एलिवेशन ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, मतलब हाइट ज़्यादा होनी चाहिए टावर की, ठीक है ना। और ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या बोला जा रहा है, और बोला जा रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, ठीक है ना। इट इज गिवन एज 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर्स, टावर की हाइट दी हुई है 40 मीटर्स, देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है आपको, ठीक है ना। तो आपको बिल्डिंग की हाइट आपको नहीं पता है तो आपको h लेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल दिया है तो दो वेरिएबल आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, इसको x ले लेता हूँ और इसको h ले लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ ऐसे डायग्राम बना देता हूँ। अब इसको नाम दे दो A B C, जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं D E, जिनकी जरूरत है उस पर आप नॉक कर दो किसी लेटर से, ठीक है ना। तो A B C D E, ठीक है ना, ये बन गया आपके पास। जब आप डायग्राम बना लोगे तो आप क्वेश्चन भी बना लोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर्स, ठीक है ना। बिकॉज जो हाइट ऑफ द टावर दी है वो मीटर्स में दी है, तो आप हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी मीटर्स में ही मान लो, ठीक है ना। यूनिट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग bx, आप ए बी लिखकर भी यूज कर सकते हो, बट वहां पे आपको कंफ्यूजन लगेगा। आप पेयर ऑफ लिमिटेशन इंटीग्रल सॉल्व किए हो तो वहां से आप समझ सकते हो कि दो वेरिएबल रहेगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। कोई मेथड लगाकर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन लगता है ज्यादातर इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये लिख लिया, आप यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल EDC, ठीक है ना। EDC में आप देख रहे हो कि 60 डिग्री दिया है तो आप tan 60 लगा सकते हो। tan 60 क्यों लगाओगे, बिकॉज ये आएगा और ये आएगा तो मतलब h और x आएगा किसी न किसी फॉर्म में। अब देखो ये हाइट कैसे निकालोगे, जब आपने tan 60 लिखा है तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है ट्रायंगल EDC में, इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है ना। tan 60 जब लिख रहे हो तो 60 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। अब इसकी लेंथ कैसे निकालोगे, 40 नहीं रखेंगे, 40 तो पूरे साइड की लेंथ है, AE की लेंथ है, ठीक है ना। तो AE साइड नहीं है ट्रायंगल EDC की, साइड सिर्फ ED है, तो ED की लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल 40 है, 40 में से अगर हम इतना हटा दें तो क्या बचेगा ED, तो इतना कितना है ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि h है, और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, ये भी h होगा, ठीक है ना। अगर ये h है तो 40 में से अगर h हटा दिया, जैसे आपके पास 10 रुपए हैं, 2 रुपए गिर गए तो 8 बचा ना, तो 10 - 2 बचा, ऐसा भी बोल सकते हो ना। तो वही चीज कर रहे हैं, 40 - h, तो ये हो जाएगी 40 - h, ठीक है ना। 40 - h, ये हो गया आपके पास हाइट, ठीक है ना। और ये x रहेगा बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया x, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे 40 - h अपॉन x, ठीक है, ये लिख दिया। अब ये इसकी वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो √3
यहाँ पर लिख लो चाहो तो √3x, ठीक है ना, x इधर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 40 माइनस h, ठीक है ना। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस √3x, बिकॉज आपको h निकालना है इसलिए h को आप सेपरेट रखो तो अच्छा होगा आपके लिए। ये कैसे आ रहा है आपको समझ में आना चाहिए कि 40 को अगर आप LHS में लाओगे तो -40 होगा, बट माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस था क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि h प्लस में चाहिए, या आप ऐसे समझ लो h को इधर ले h को उधर भेज दिया, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है और सब्स्टिट्यूट करना है इसमें, तभी h आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, बिकॉज दूसरा ट्रायंगल भी गिवन है, उसको ऐसे ही नहीं दिया गया है ना। तो यहाँ पर लिखोगे अगेन इन ट्रायंगल, ठीक है ना, अगेन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ABC में जब आप देखोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर tan 45 डिग्री। जब tan 45 डिग्री लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये h आएगा, है ना, अपॉन में x लिखा जाएगा। तो h इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट में जब आप रखोगे x की जगह पर h, तो यहाँ जगह h इक्वल टू 40 माइनस √3h, और √3 जब इधर कॉमन लेके इधर माइनस में इधर प्लस में भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो √3 + 1 इंटू h आएगा इज इक्वल टू 40 आएगा। h की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम ये सब काम कर रहे हैं, करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन √3 + 1, ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 - 1 तो 2 आएगा, तो 2 से जब डिवाइड करोगे 40 में तो ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिख दोगे प्रूव्ड, ठीक है। और लास्ट में लाइन लिख देना, यहाँ प्रूव मत लिखना, एक लाइन लिख देना। ये हर काम हर क्वेश्चन में ये करना, सिंसियर लगोगे ज़्यादा, ठीक है ना। हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 √3 - 1, यहाँ लिखोगे प्रूव्ड, ठीक है। ऐसा लिख के चले आना, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं काट सकता है आपका। तो बच्चों अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर किसी एपी का आपको फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है तो उस एपी के कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो अगर 51 टर्म्स का सम निकालना है तो भी निकाल सकते हो। तो ए और डी तो पता होना चाहिए, अगर वही नहीं गिवन है तो उसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा। इन टाइप के सभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस भी ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, ए एंड डी रेस्पेक्टिवली, मतलब ए है फर्स्ट टर्म एंड डी है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। ये हमने लेट कर लिया। अब क्वेश्चन में गिवन था कि सेकंड टर्म ऑफ दैट एपी इज गिवन एज 14, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म यहां पर लिख लो, सेकंड टर्म यहां पर लिख सकते हो गिवन, ठीक है ना। सेकंड टर्म कितना गिवन है, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई A2, ए सब 2 ऐसे ना यूज करते हैं। तो A2 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 14। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने का एक और मेथड है, nth टर्म फाइंड करने का एक और मेथड होता है, क्या, a + n - 1d। चाहे तो आप n बार लिख के देखो, कोई नहीं कर सकता ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं कैसे, a + n - 1d। तो सेकेंड टर्म निकालना है तो a + 2 - 1d, ठीक है, बिकॉज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज a and d रेस्पेक्ट, a and d है ना। तो आ जाएगा 14, a + d इज इक्वल टू हो जाएगा 14, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। आप देखोगे सेकंड इक्वेशन कैसे बन सकती है, इसका थर्ड टर्म भी दिया हुआ है, ठीक है ना। थर्ड टर्म गिवन है 16, तो यहां पर लिख लो चाहो तो थर्ड टर्म, ठीक है ना। थर्ड टर्म आपका लिखा हुआ है 16, तो थर्ड टर्म भी निकालने का a + 3 - 1d, जो भी टर्म नंबर हो उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो, d का कोएफिशिएंट बनाओ तो ये मिल जाता है, और आप nth टर्म का फॉर्मूला लगा रहे हो बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा a + 2d इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर जब इसको आप देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन है आपके पास और दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो बाई एलिमिनेशन मेथड इजिली, बिकॉज ए का कोएफिशिएंट सेम है दोनों में, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। इसको आप ऐसे सेपरेशन में रख लो, ठीक है ना, आपको इसी के नीचे लिखते हुए आना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखोगे a + d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और a + 2d इज इक्वल टू 16। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा,
यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस ऑफ डी आएगा और यहाँ पे माइनस ऑफ 2 आएगा, ठीक है। डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, इन एनी ऑफ द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में जब आप रखोगे तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 14 होगा, तो a आ जाएगा आपका 12, ठीक है ना। a और d पता चल गया, यही तो नहीं निकालना था, सिर्फ निकालना था आपको सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ दैट AP। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट AP, ऑफ एनी AP, ठीक है ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी AP क्या होता है, साथ में बोलो, n/2 क्या होता है, प्लस ये फॉर्मूला होता है, सबको अभी तक याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो पेपर आ गया है, क्या कर रहे हो, ठीक है, याद करो, ठीक है। नहीं याद है तो मैं फॉर्मूले का भी रिकॉल कराऊंगा, ठीक है ना। ए की जगह पर क्या रखोगे 12 प्लस एन की जगह पर क्या रखोगे 51 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी रखोगे आप 2, ठीक है ना। तो ये जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 51/2 और ब्रैकेट सॉल्व करोगे 24, 52 इधर ये 50 होगा, 52 जार कितना होगा 100, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये 124 आएगा, और सॉल्व करोगे जब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 62, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इतना करना जानते होगे आई होप, ठीक है ना। ये आप सॉल्व करोगे, कहीं पर मिस्टेक नहीं है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है ना। एक की जगह पे 12 रखना है, एन की जगह पे 51 रखना है, क्योंकि 51 टर्म्स का सम फाइंड करना था। अब देखो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। देखो कुछ क्वेश्चंस आपको लगाना आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने कॉपी खाली छोड़ी, तो आप श्योर शॉर्ट फेल हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे कुछ नहीं बन सकता है, अब आप बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलने लगोगे, बट क्या कर सकते हैं, आप पास्ट में जाके तो नहीं रिकवरी कर सकते हैं जो चीज़ें छूट चुकी हैं, ठीक है ना। और अभी भी आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सभी का IQ एक समान नहीं होता है, बहुत लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा, बहुत लोगों को बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा तो यही सब क्वेश्चन जाके उतार देना, ठीक है ना। और वो 20 MCQs जो होते हैं वो आप टिक मार्क कर लेना, बाई चांस अगर आपके सही हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आप लिख के आओगे। तो यकीन मानो दोस्त, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई फेल नहीं करेगा, आप पास हो जाओगे आपके एग्जामिनेशन में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करना।